दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में अनधिकृत रूप से आने वाले लोगों की समस्या बढ़ती जा रही थी। चाहे बांग्लादेश हो, रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तान से लोग आए हों, नेपाल के रास्ते आए हों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से आए हों या श्रीलंका से आए हों। भारत के आसपास बहुत तरह के ऐसे देश हैं जहां से लोग भारत में घुसपैठ का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन समस्या भारत की ये हो जाती थी कि ऐसे लोगों को जो देश में आके अराजकता फैला सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। फॉरेनर्स के नाम पे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आते और वापस भी नहीं जाते। इस तरह की समस्याएं इस देश में काफी बड़ी होती रही और साथ ही साथ कभी ड्रग्स की तस्करी, कभी आप ये कहिए कि बीमारियां हिंदुस्तान में आई, हथियार आए और बहुत तरह की चीजें आई जिसने देश को खराब किया। अब भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, जो पहले 4 कानून होते थे उनको मिला के एक कानून बनाया है। और वो कानून क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो ये घुसपैठिए भारत में आ जाते थे और वापस नहीं जाते थे, अब भारत सरकार के पास ऐसी कौन सी क्षमता या ताकत आ गई है कि अब वो इस तरह की हरकतों पे कंट्रोल लगा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि पार्लियामेंट ने जो 27 मार्च जो कानून पास किया है वो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। क्योंकि ये पास हो चुका है, अब ये एक्ट की भूमिका में हमारे देश में लागू हो जाएगा और अब भारत सरकार को इसके संबंधित कानून बनाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, वो बनाने की अब आजादी मिल गई है क्योंकि संसद ने इसको अनुमति दे दी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। ये जो कानून कवर करता है मैटर्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन, हिंदुस्तान में कौन आएगा, उसके पास कैसे कागज होने चाहिए, इसकी बात होती है। मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग भारत आएंगे उनके लिए किस तरह का प्रावधान है, कहां पे किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कोई विदेशी भारत में आता है, या तो जमीन के रास्ते आएगा, पानी के जहाज के रास्ते आएगा या हवाई मार्ग से आएगा, जो संसाधन उनको लेके भारत में आएंगे उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, ये भी इस कानून में तय की कर दी गई हैं। और अगर कोई इन कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या अपराध माना जाएगा, उसकी सजाएं क्या है, और आपको अपील का भी मौका दिया जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। और उससे संबंधित जो बाकी कानून है उसकी भी व्याख्या इस कानून में की गई है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की और खासकर कुछ शब्दावली की जिसको आपको समझना चाहिए। कानून क्या बोलता है? पावर टू प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पासपोर्ट एंड अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू पर्संस एंटरिंग इनटू एंड एग्जिटिंग फ्रॉम इंडिया। भारत में आने और भारत से जाने वाले लोगों के लिए क्या जरूरी होगा, ये कानून इन बातों को क्लियर करता है। साथ ही में फॉर रेगुलेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेनर्स इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा एंड रजिस्ट्रेशन। कोई भी भारत में आएगा तो उसके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए और हिंदुस्तान में आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, कि कहां जाएगा, किधर रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारे कानून उस मुद्दे पे सामने आएंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं पूरे कानून पे नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ मैं मुख्य बातें हैं वो बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एकोमोडेशन। चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जहां पे भी फॉरेनर आके अपने आप को ठहराएगा, एकोमोडेट करेगा। फॉरेनर कहां जा सकता है? किसी व्यक्ति के घर में जा सकता है अगर वो रिश्तेदार है, दोस्त है, किसी होटल में जाएगा, किसी धर्मशाला में जाएगा, किसी रिलीजियस प्लेस में जाके ठहरेगा, या कहीं किसी कैंप में जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा, किसी जंगल में जाके हंटिंग के लिए जाएगा। कुछ तो करेगा, कहीं तो रहेगा, रात तो बितानी है। तो वो कहाँ रहेगा उसकी जानकारी भी होना जरूरी, और जहां पे भी वो रहेगा उसको एकोमोडेशन कहा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैरियर, हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड कार्गो बाय एयर, वाटर एंड लैंड। तो जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी सवारी से आए हो, चाहे जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते, वो कैरियर है, उसकी भी जिम्मेदारी इस कानून में तय की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप फॉरेनर किसको बोलोगे? एनी पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक नहीं है, हम उसको फॉरेनर ही बोलेंगे।
चाहे वो इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन हो, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो हमारे लिए वो विदेशी ही कहलाएगा, चाहे उसके माँ बाप हिंदुस्तानी थे। इस बात को आपको समझना होगा। आप एनआरआई कह सकते हैं कि भाई भारत के जो लोग हैं विदेश में रह रहे हैं, आप बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोगों को आप ओआईसी कार्ड दे देते हैं। तो इन सब बातों की बातें हैं अपनी जगह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे कानून के हिसाब से सब फॉरेनर्स हैं। इमिग्रेशन फंक्शन मींस वीसा इशू करना, रेगुलेशन करना, ट्रांजिट। जब थ्रू ट्रांजिट होता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए लोग ट्रांजिट का वीसा लेते हैं, भारत में स्टे करने के लिए और भारत में मूवमेंट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे नेशनैलिटीज हैं जिनको लोकेशन स्पेसिफिक वीसा दिया जाता है। आपको दिल्ली जाना है मीटिंग के लिए, आपको सिर्फ दिल्ली तक का अधिकार है, आप दिल्ली से बॉम्बे नहीं जा सकते, इवन आगरा भी नहीं जा सकते। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी उस वीसा डॉक्यूमेंट पे होंगे। अब जब इस तरह की बातें हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, भाई कीपर ऑफ एकोमोडेशन कौन हुआ? मीन्स a person in charge of the management of accommodation including any person authorized by him to perform duty of keeper of accommodation। अब होटल के मालिक को तो आप जिम्मेवार नहीं बनाएंगे, तो वहां जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, ड्यूटी ऑफिसर है, जिसको भी आपने उत्तराधिकारी बना दिया कि आपकी यहाँ कार्रवाई देखेंगे, ये उसकी जिम्मेवारी है। अब आपने बना दिया कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, वहां पे कोई विदेशी आके ठहरता है, तो ये वहां का जो इंचार्ज होगा उस रिलीजियस प्लेस का, उसकी जिम्मेवारी होगी। ही विल बी कीपर ऑफ एकोमोडेशन। हो सकता है वो मालिक नहीं हो, मंदिर का मालिक नहीं होगा, वो एक सामाजिक संपदा हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वहां जो ओवरऑल मैनेजमेंट इंचार्ज है उसकी जिम्मेवारी है। फिर रही बात ट्रेवल डॉक्यूमेंट की, तो ट्रेवल में एक पासपोर्ट है, उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अफ्रीका जाते हो तो येलो फीवर सर्टिफिकेट है, कहीं और जाते हो तो कभी और किसी तरह का सर्टिफिकेट है। तो इन तरह की चीजें जो हैं वो आपको अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं आप कानून में। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे भारत सरकार नहीं चाहती कि विदेशी जाएं, उनको ये कहा जाता है प्रोहिबिटेड प्लेसेस, और बहुत स्पेसिफाई है गवर्नमेंट के द्वारा कि वहां पे आप नहीं जा सकते। इवन इंडियंस के लिए भी बहुत सारी जगह है। अगर आज आप कहीं एटॉमिक रिएक्टर साइट पे जाना चाहें या स्पेस लॉन्च साइट पे जाना चाहें या ऐसी कोई और डिफेंस रिलेटेड स्टैब्लिशमेंट से वहां जाना चाहें, तो वो भी इवन भारतीय नागरिकों के लिए भी प्रोहिबिटेड है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड हेल्थ रीजंस। तो विदेशियों के लिए भी वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। दूसरा है प्रोहिबिटेड एरिया, ऐसे एरिया जहां पे विदेशी नहीं जा सकते, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है। उनको पता है कि वहां से स्मगलिंग होगी, एक आदमी वहां है, एक आदमी यहाँ है, दोनों बैठ के स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से कोई हथियार पहुंचा रहा है, ड्रग्स पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पे जो फॉरेनर्स हैं उनको कभी कभी जाना मना कर दिया जाता है। बॉर्डर एरिया में, जैसे मैं देख के आया हूँ राजस्थान में, जब हम भी वहां काम करते थे बॉर्डर एरिया में, तो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस फॉरेनर्स के लिए भी हैं और कभी कभी इंडियंस के लिए भी होते हैं। और फिर आता है प्रोटेक्टेड एरिया के साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया विद इन इंडिया और आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ। अब एम्बेसीज हैं, भारत में नहीं है, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी किसी और देश में है, आप उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना सकते हैं कि वहां पे कोई विदेशी नहीं जाएगा, कह सकते हैं आप। आपको वीसा काउंसलर बनाना है, आप अलग से ऑफिस खोल दीजिए, आपकी एम्बेसी में कोई नहीं जाएगा। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं। फिर वीसा का नाम आपने अक्सर सुना होगा, टू एंटर एंड ट्रांजिट थ्रू और स्टे इन और एग्जिट फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में आना, भारत से जाना, भारत में घूमना, उसके लिए आपको वीसा चाहिए। अब कोई भी विदेशी आता है तो इमिग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट एंड वीसा। आप आए हैं, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और वैलिड वीसा होना चाहिए। ये तीन चीजें आपके लिए वैलिड होनी चाहिए। जैसे आप विदेश जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, वीसा दिखाइए। साथ में वो ये भी पूछते हैं आप अपना होटल बुकिंग दिखाइए, आपकी रिटर्न टिकट दिखाइए, आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। वो कुछ भी पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि यह आदमी कहीं आके वापस ना जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो सब एंट्री इसलिए की जाती है कि हो सकता है कि आप रिटर्न फ्लाइट में मिले ही ना, आप कह तो गए हैं हम उस होटल में ठहर रहे हैं, वहां से आप गायब हो जाएं, किसी आतंकवादी संगठन को जाके सपोर्ट करने लग जाएं,
जैसे पंजाब आंदोलन के समय हुआ, किसानों के समय, ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग विदेश से आए और किसान आंदोलन में जाके बैठ गए, उनका समर्थन करने लग गए। ट्रंप साहब ने भी तो यही किया कि जो लोग रह तो रहे हैं विदेशी अमेरिका में, लेकिन वहां पे पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हुड़दंग होने लगा, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आप पढ़ने आए हो पढ़ाई करिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करिए। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। तो इस कानून में ये भी प्रावधान है कि भारत सरकार ये पूछ सकती है कि आप कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और लिख रहे हैं उसमें कि आप किसान आंदोलन की साइट पे जा रहे हैं, तो आपका एकोमोडेशन हुआ, क्योंकि वो टेम्परेरी है, हो सकता है भारत सरकार कहते अलाउड नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो अराजक तत्व हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं जो विदेश से आते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर अगर वो नहीं मानता है तो मे सीज ए पासपोर्ट और अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन which has been declared as a lost, found or considered as damaged or forged or fraudulently obtained on the direction of passport issuing authority or courts। ऐसा होता है, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, आप भारत आ गए क्योंकि आपको यहाँ पे काम चाहिए, देखने में आप हिंदुस्तानी जैसे लगते हो, आस पड़ोस के देश से आ गए, अब घुस तो गए, फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने नौकरी ढूंढ ली, बाकी भारत में सुविधाएं हैं उनको आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब पता लगा तो आप उसका क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में उन डॉक्यूमेंट को सीज किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना चाहिए, मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेनर्स। अब कोई भी विदेशी भारत आता है, आपके दोस्त आएंगे, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हो सकते हैं जो बाहर हैं, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद सुविधाएं होंगी। फॉरेनर्स ऑन अराइवल इन इंडिया शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। एयरपोर्ट पे ही बना हुआ है, जो भी पॉइंट ऑफ एंट्रीज है वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां पे आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि मैं कहाँ से आया, मेरी पासपोर्ट डिटेल, कहाँ ठहर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आप वहां दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि in particular the without prejudice to generality of the foregoing power, the order and direction or instruction issued under this section will provide the foreigners। अगर आप भारत सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसको आपको समझना होगा। पहला, shall not enter इंडिया, आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा। आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है, आज अब बांग्लादेशी कोई घुस रहा है बॉर्डर में, उसके पास कागज नहीं है, तो आप उसको रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर एक बार आप घुस गए और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई है, आपने कुछ यहाँ उल्टी सीधी हरकत करी, अराजकता फैलाई, तो आपको बाहर जाने से भी रोका जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। ऐसा अक्सर हुआ है। शैल नॉट रिमेन इन इंडिया इन ए स्पेसिफाइड एरिया, ये आप कह सकते हैं कि भाई आप भारत में नहीं रहेंगे, आपको डिनाई कर दिया जाए, या आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहेंगे या एरिया में नहीं रहेंगे। आपके लिए एक लिमिटेशन बांध दी जाएगी कि अगर आप भारत आ रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको और भी आदेश दिए जा सकते हैं कि आपको किस तरह से भारत में अगर आते हैं तो किस तरह की पाबंदी झेलनी पड़ सकती है। या तो आप कहने के अनुसार अपने आप को रिमूव कर दीजिए जैसा भी जरूरत होता है, और shall remove himself or to remain in such area as may be specified। जैसे अभी आपने देखा थोड़े समय पहले एम्बेसीज के लोगों को जहां लगा भारत सरकार, क्योंकि जैसे कनाडा के साथ विवाद बढ़ा तो उन्होंने टारगेट दे दिया भारत सरकार ने कि 1 हफ्ते में या 48 घंटे में आप देश छोड़ दें। ये आदेश भारत सरकार दे सकती है राष्ट्रीय हित में, और लोगों को भी दे सकती है, तो ये भी हमें समझना होगा। साथ ही साथ और भी चीजें इस कानून के तहत स्पेसिफाई की जा सकती हैं, जैसे रिक्वायरिंग हिम टू प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आपके पास क्या जानकारी है, आप कहाँ से आए हैं, हमें कुछ शक है या हमें पता है कि आप उसके यहाँ आए हैं, इस देश से आए हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप एक संस्था से हैं, तो आप रिलेटेड जानकारी दीजिए। रिक्वायरिंग हिम टू रिजाइड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है आप यहाँ रह रहे हैं, आप ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे, आप एम्बेसी के बाहर नहीं जाएंगे, आप कुछ भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं राष्ट्रीय हित में। इम्पोजिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज मूवमेंट, आप देश के किसी और कोने में नहीं जाएंगे, या अगर आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बगैर पूछे आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको रोज सुबह पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी लगानी होगी। इस तरह के प्रतिबंध भी दिए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जाएगा। आप कहाँ से आए हैं, जी मैं बांग्लादेश से हूँ या नेपाल से हूँ या पाकिस्तान से हूँ, जहाँ से भी है। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। अपना एड्रेस दीजिए, माँ बाप का एड्रेस दीजिए, रिश्तेदारों का दीजिए, कहाँ से आए हैं, ताकि पता लग सके कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इसी तरह से आपका फोटोग्राफ लेना और बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंटिंग, आई लिड्स के डिटेल्स,
ये सब आपकी प्यूपिल्स की डिटेल्स, ये सब लेना आपको अब जरूरी हो सकता है, कानून अगर चाहे तो। आप अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सबमिट कर सकते हैं। आप विदेशी हैं, आपने कोई भारत में एक्सीडेंट किया, शराब पी हुई थी, नहीं पी हुई थी, ये जानना अधिकार है, तो आपको मना नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह से एसोसिएटिव फ्रॉम एसोसिएशन विद पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, आप किसान आंदोलन में जाके बैठ गए, कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें चले गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके बैठ गए, आप ये नहीं कर सकते अगर आपको आदेश दिया गया है तो। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी में आप एंगेज नहीं हो सकते। आप विदेशी हैं, आप भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते। आप काम करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, ट्रीटमेंट कराने आए हैं, आप करिए और वापस जाइए। अब आप कहोगे नहीं मेरा ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, तब तक मैं यहाँ पे बैठ के पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक्टिविटी करता हूँ, नारेबाजी करता हूँ, वो शायद आप नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपने आसपास कोई और स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं रख सकते, जैसे कहा गया कि नोबडी विल पोजेस ड्रग्स और आर्म्स। आप कहोगे जी मैं तो मेरे देश में तो हथियार रखता हूँ, हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, आप नहीं रख सकते। आप नशे की दवाइयां नहीं रख सकते। आपको जो भी बाकी प्रतिबंध है वो आपको मानना होगा। एंड रेगुलेटिंग इन इज कंडक्ट, जो भी आपके ऊपर दिशा निर्देश हो वो इस कानून के माध्यम से दिए जा सकते हैं। अब ये सब होने के कारण एक विदेशी को भारत में तभी रहना होगा जब वो भारत के कानूनों के हिसाब से चलेगा। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई। अब अगर वो कहीं पे भी जाता है, एकोमोडेशन में रहता है, तो वहां जहां पे भी वो रह रहा है वहां के लोगों की क्या जिम्मेवारी है। हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन से हो, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, चलाते हो, कोई होटल आपका बिजनेस हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं इसको समझना भी अब जरूरी है। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ कीपर ऑफ अकोमोडेशन एंड अदर्स टू फर्निश डिटेल। रूल्स में भारत सरकार बताएगी कि आपको क्या क्या जानकारियां इकट्ठी करनी है। जैसे आज आप होटल में जाते हैं तो आपको केवाईसी देना पड़ता है, चाहे आप आइडेंटिटी दो, सरकारी आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। विदेशी है तो आपको पासपोर्ट देना पड़ता है और बाकी डिटेल भी आपसे ली जाती है। इसी तरह से अब क्या होगा, ये साफ कर दिया गया है कि ड्यूटी ऑफ द कीपर ऑफ एकोमोडेशन टू सबमिट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर विद इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू फॉरेनर्स एकोमोडेटेड इन सच एकोमोडेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप अगर कहीं पे रह रहे हैं और नॉन कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहां पे एक एग्जम्पशन है, पूरी तरह से एग्जम्पशन नहीं है, और वो एग्जम्पशन क्या है वो रूल्स में डिफाइन किया जाएगा। लेकिन एवरी फॉरेनर shall furnish the accommodation shall be keeper of the accommodation therefore particular may be required by him। किसी भी विदेशी को अगर आप अपने यहाँ ठहराते हैं तो उसकी जानकारी आपको लेनी होगी। उदाहरण के लिए आप, हो सकता है कि सिविल अथॉरिटीज के कहा गया हो, अंडर हिज कंट्रोल रेजिडेंशियल प्रेमिसेस जो है उसको आपको बताना होगा कि भाई मेरे गांव में या मेरे शहर में रेजिडेंशियल बंदा आया है, ये पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा है या टूरिस्ट की तरह रह रहा है, पेइंग गेस्ट रह रहा है, टूरिस्ट की तरह रह रहा है, या मेरा दोस्त है, या कोई स्टडी करने आया है, या सर्वे करने आया है, किसी भी बहाने आ सकते हैं। आपको वो जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आपके यहाँ कितने विदेशी छात्र हैं और उनकी डिटेल। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने आया है, जैसे मेडिकल टूरिज्म की आजकल हम बात कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको हॉस्पिटलों को देनी होगी। इसके अलावा कोई भी फॉरेनर प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बगैर परमिशन के नहीं जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें आपको यूनिवर्सिटी देखनी है, हम आपकी यूनिवर्सिटी में मीटिंग करना चाहते हैं, हम आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे उनसे कुछ टेक्निकल डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो सेमिनार आपके कैंपस में है और आप यूनिवर्सिटी है भारत सरकार की या रिसर्च सेंटर है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एडवांस परमिशन लेनी पड़ती है। अगर नहीं है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से नो फॉरेनर वॉज इन इंडिया ऑन द डेट, जब वो आया कि कानून आने से पहले जब आप थे, आपको अब जानकारी देनी होगी। आप इस कानून के बाद आते हैं तो भी आपको पूरी जानकारी देनी होगी। कभी कभी लोग अपना नाम बदल लेते हैं। अब नाम बदलते हैं, अगर आपने स्पेलिंग भी बदल ली या उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा नाम है ये, एक्चुअल नाम तो पासपोर्ट में ये है लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। आपने जैसे ही शॉर्ट फॉर्म लिखा, पहली बात तो अलाउड नहीं है, फिर आपकी चेंज ऑफ आइडेंटिटी माना जाएगा, आपको उसकी परमिशन लेनी हो। आप ऑफिशियल नेम अलग और पेट नेम अलग करके
या फैमिली नेम अलग करके नहीं रह सकते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। नो पर्सन शेल, अब आप क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन है, आप उनकी मदद कर रहे हैं कि ठीक है तुमको कश्मीर घूम के आना है, चलो मैं घुमा लाता हूँ अपनी गाड़ी में। जब उस व्यक्ति को अलाउ नहीं है तो आप भी साथ ना दें, वो गैर कानूनी काम माना जाएगा। इसीलिए नो पर्सन शेल नोइंगली असिस्ट एनी फॉरेनर टू एस्केप फ्रॉम द कस्टडी और प्लेस सेट अपार्ट फॉर रेजिडेंस नोइंगली हार्बर एनी सच फॉरेनर। बहुत सारे लोगों को रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर हैं तो आप उसमें भागीदार मत बनिए, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि जो कैरियर्स हैं उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं। उनके लिए भी ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह का जो पैसेंजर लेके आ रहे हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो उनको वापस भी आप ही को ले जाना होगा। आपको यहाँ पे, हम हिंदुस्तान में उस व्यक्ति को नहीं रखेंगे। And if any foreigner whose entry has been refused, such foreigner shall be handed over to the carrier by the immigration officer, and it shall be responsible carrier to ensure his removal from India without delay। मतलब रिटर्न फ्लाइट से वापस करिए, हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। अगर आप गलत आदमियों को ले आए हैं तो हिंदुस्तान की जिम्मेवारी नहीं है। अब ऑफेंसेस क्या हैं? ऑफेंसेस बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपए का फाइन भी लगेगा। वो तो आपको आदमी लेके जाना ही जाना है, साथ में 50,000 रुपए पर ऑफेंस आपका फाइन लगता है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर लाते हैं इंडिया में, and where civil authorities are of the opinion that any carrier has brought a person in contravention of the provisions into India, he may impose a penalty which shall not be less than 2 lakh rupees and extend to 5 lakh on such carriers। तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो आपको भी इस बात को ध्यान करना होगा कि वहां पे सजाएं काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो बार बार अगर गलतियां ऐसी हो रही हैं तो कहने का मतलब है कि आपका जो हवाई जहाज है या बोट है या जो भी साधन है, व्हीकल है, वो सीज किया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है, ताकि इस तरह की हरकतों को आप एनकरेज ना करें। अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है, फिक्टिशियस आपने पासपोर्ट बना लिया, उसकी सजा ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। पेनल्टी फॉर यूजिंग सप्लाइड फॉल्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसा अक्सर होता है, तो सजा हो गई 2 साल से कम नहीं होगी और 7 साल तक जा सकती है, और कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़ के 10 लाख रुपए तक का भी जुर्माना हो सकता है अगर आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। तो इसलिए गलत काम ना करें। और ये सब बातें होने से दोस्तों साधन क्या है? साधन यही है कि आप इस बात को समझिए कि देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उसके अलावा पावर टू अरेस्ट, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर कोई भी अधिकारी इस तरह के विदेशी को अरेस्ट कर सकता है। पहले था कि सब इंस्पेक्टर करेगा, उसको रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां हो सकता है कि सीनियर ऑफिशियल्स ना अवेलेबल हो, तो जो भी वहां पे हेड कांस्टेबल होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 4 कानून हटा के जो नया कानून बनाया गया है, वो 4 कानून क्या थे? आप अगर ध्यान से देखें तो एक तो था पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया 1920 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1947, इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखें तो 3 कानून तो आजादी से पहले के हैं, और ये जो 2 कानून हैं ये तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के। तो आज तक हम 100 साल पुराने कानूनों से देश को चला रहे थे। अब जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, अब शायद सरकार को कानून के हिसाब से एक ताकत मिल गई। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हम लोग डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और उसके बाद फिर उसका असर हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, सरकार के पास अब एक ताकत है कि वो अपने देश में जो बाहर से अनधिकृत लोग आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। उम्मीद है दोस्तों ये जो नया कानून है ये देश में कुछ सुधार लाएगा, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके बॉर्डर एरियाज में। आपको क्या लगता है, और कोई ऐसी चीज है जो छूट गई हो इस कानून में? अगर ऐसा कुछ है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। अब ये कानून इंटरनेट पे है, आप लोग डाउनलोड करके लोकसभा की साइट से या बाकी साइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपके लिए मैंने ब्रीफ एनालिसिस कर दिया। इस वीडियो को शेयर करिए
अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो उम्मीद है कि आपके लिए सारे हाइलाइट्स मैंने बता दिए हैं, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आम आदमी के लिए कानून जानना वैसे भी ज़रूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।